हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट टाइम बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट बॉक्स में अंदर आया था कि इथेन मॉलिक्यूल का कंबशन फिर से एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो मैं इथेन मॉलिक्यूल का कंबशन यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, डोंट वरी। आपको क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था कि इथेन का कंबशन हुआ है, तो कंबशन हुआ है इसका मतलब क्या हुआ है बच्चों लोग? कंबशन हुआ है इसका मतलब है कि उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगी। तो हमें रिएक्टिंग स्पीसीज कौन कौन है? इथेन है और ऑक्सीजन गैस है। उसके बाद कंबशन होने पे हमें एंड प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? CO2 और वाटर। तो फिर ये रिएक्शन को हमें एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर लिखना चाहिए। तो फिर क्या हो जाएगा? C2H6 प्लस SO2, इट गिव्स CO2 प्लस H2O। यस, तो ये हो गई केमिकल रिएक्शन। अभी इसको हमें बैलेंस करना है। लॉ आपका मास कंजर्वेशन, केमिकल रिएक्शन है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी बिल्कुल। तो यहाँ पे जितने भी एटम रिएक्टेंट साइड में होना है उतने एटम आपके प्रोडक्ट साइड में होना है। यस बच्चों लोग, तो दोनों साइड पे एटम आपको सेम रखने हैं। तो बोलो, यहाँ पे रिएक्टेंट के अंदर कार्बन के 2 एटम है, तो यहाँ पे भी 2 कर देता हूं मैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के 6, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 हो जाएंगे। तो अभी देखो रिएक्टिंग स्पीसीज आपका जो इथेन है वो पूरा बैलेंस हो चुका है, और इथेन के अंदर जो भी कार्बन के एटम है वो यहाँ पे पूरे बैलेंस हुए, हाइड्रोजन एटम पूरे बैलेंस हुए। अभी यहाँ पे राइट हैंड साइड पे टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 4 और 3 7। तो यहां पे हाइड्रोकार्बन का जब भी कंबशन रहेगा बच्चों लोग ध्यान में रखना है, फिर से बोल रहा हूं, हाइड्रोकार्बन का जब भी कंबशन होना है तो यहां पे राइट हैंड साइड पे जितने भी ऑक्सीजन एटम रहेंगे उतने ऑक्सीजन एटम यहां पे लिखना है, खाली यहां पे डिवाइड बाय 2 करना है। इधर ऑक्सीजन की काउंट करो, एडिशन करो, यहां पे लिखो डिवाइड बाय 2 करो। 2 क्यों करना है डिवाइड? क्योंकि ऑक्सीजन का बेस 2 है, सिंपल है। चलो अभी पहला तो काम हो गया हमारा, कौन सा? केमिकल रिएक्शन को लिखना। चलो लिखा केमिकल रिएक्शन को भाई। अभी दूसरा काम क्या है? बोलो क्या काम है दूसरा? रिएक्शन को बैलेंस करना। रिएक्शन को बैलेंस करना, रिएक्शन को स्टोइचियोमेट्री लगाना। तो चलो स्टोइचियोमेट्री कौन बताएगा मुझे? इसकी स्टोइचियोमेट्री 1, इसकी है 3.5, इसकी है 2, इसकी है 3। ये हो गए आपका, इसको क्या बोल सकते हैं? या तो मोल रेशो बोल सकते हैं, नहीं तो मॉलिक्यूल रेशो बोल सकते हैं। यदि ये गैस है तो आप वॉल्यूम रेशो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ लॉ भी हम देखने वाले, उस लॉ के अंदर हम समझेंगे गै-लुसाक लॉ, अवोगाड्रो लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, बहुत सारे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन POAC, वो भी हम देखेंगे। बट ये एग्जांपल, 2-4 एग्जांपल को खत्म करेंगे, फिर हम 1 बाय 1 लॉ को समझेंगे, ठीक है। यस, अभी मुझे एक बात बताओ, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे उतने नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे। हाँ, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो आपके नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे। मोल्स मॉलिक्यूल, तो जितने मॉलिक्यूल ज्यादा, खाली मोल्स क्या है? एक कंपाउंड है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा फिर हमें मोल्स मिलेगा, ओके। तो कितने सारे मॉलिक्यूल लेने पे मोल मिलेगा? 1 मोल, तो 6.023 इंटू 10 और उसके बाद आपका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? उस गैस का वॉल्यूम भी वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। तो चलो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट भी हो गया। यस, और ये सॉलिड लिक्विड दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, ये भी सॉलिड लिक्विड और गैस, और ये खाली गैस के लिए, ठीक है। बोलो अभी यहां से आपको क्या पता चल रहा है बच्चों लोग? यहां से मैं ये इंटरप्रेट कर सकता हूं कि इसका 1 मोल जब भी डिकम्पोज हो जाएगा, इसका मतलब किसका? इथेन का। तो इसका कितना डिकम्पोजिशन होना है? 3.5। या हम ऐसा बोल सकते हैं इसका 3.5 पे इसका 1 मोल। तो अभी सीधा सीधा करना क्या है? इसका 1 मोल डिकम्पोजिशन पे इसका 2 मोल फॉर्मेशन है, तो इसका
इसके डबल में इसका फॉर्मेशन है। इसका जितना भी डिकम्पोजिशन है उसका ट्रिपल में इसका फॉर्मेशन है। मतलब इसका 10 तो इसका 30, इसका 10 तो इसका 20। ये आपको थोड़ा सा ये स्टोइचियोमेट्री के टाइम पे ये स्टोइचियोमेट्री एक बार हो गई तो ये कैलकुलेशन हमें समझना है कि किसका कितना डिकम्पोजिशन पे किसका कितना मिलने वाला है। तो यहां पे सीधा है, इसका 1 मोल डिकम्पोजिशन पे इसका कितना मोल डिकम्पोज होता है 3.5। तो अभी हमारे पास ये ऑक्सीजन जो गैस था वो 3.012 इंटू 10⁻25 इतने सारे O2 के मॉलिक्यूल थे कि जो डिकम्पोज होने वाले थे किसके साथ, इथेन के साथ। तो अभी मुझे एक बात बताओ, इसका 3.5 पे इसका कितना मोल है, 1 मोल है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं स्टूडेंट कि यहां पे लिखता हूं, यहां पे मैं इथेन लिखता हूं, यहां पे O2 लिखता हूं, इसका 3.5 मोल पे इसका 1 मोल डिकम्पोजिशन फिक्स है, यस और नो। तो मोल्स और मॉलिक्यूल इनके बीच डायरेक्टली रिलेशन है। तो यहां पे मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसका 3.0125 इंटू 10⁻25 इतने सारे मॉलिक्यूल है मेरे पास। तो इसका कितना मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे x मॉलिक्यूल इथेन डिकम्पोज हो जाएगा। तो बोलो यहां पे आंसर क्या आएगा, यहां पे x इंटू 3.5 मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मोल इंटू 3.0125 मॉलिक्यूल। तो ये मोल कटेगा। तो यहां पे आपका x इज इक्वल टू क्या आएगा 3.0125 इंटू 10⁻25, यस। तो डिवाइड बाय आपका 3.5। तो ये कैलकुलेशन आपका मिलेगा C2H6 के मॉलिक्यूल। तो ये आ गया आपका C2H6 के मॉलिक्यूल का नंबर। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी इसका कैलकुलेशन आप अप्रोक्सीमेटली करेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इसका आंसर लेस देन 1 आएगा क्योंकि यहाँ पे 3.0125 है और यहाँ पे 3.5 है। तो यहाँ पे आंसर कुछ लेस देन 1 आएगा और यहाँ पे 10⁻25 मॉलिक्यूल, ओके। तो यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा 0.9 अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं, ओके, या 0.87 ऐसा कुछ आएगा। आप कैलकुलेशन करिए और मुझे बताइए कैलकुलेशन क्या आ रहा है। तो इतने सारे मॉलिक्यूल आएंगे। अभी एक तरीका हो गया, ठीक है। तो इथेन के इतने सारे मॉलिक्यूल डिकम्पोज होने वाले। या दूसरा तरीका क्या है बच्चों लोग, सीधा है। यहाँ पे ऑक्सीजन के आपको मॉलिक्यूल दिए तो सीधा है उसको मोल में कन्वर्ट करो, इसको मोल में कन्वर्ट करो। तो ये मोल हो जाएंगे कुछ 1/2 हो जाएगा। 1/2 मतलब 0.5 इंटू 10 ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो +25 और ये -23। ये कैलकुलेशन कितना हो जाएगा 5, 0.5 इंटू 10⁻²। तो ये क्या हो जाएगा 50 मोल हो जाएंगे। 50 मोल किसके हो जाएंगे, O2 गैस के हो जाएंगे। अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से मोल के तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी 50 मोल O2 यहाँ पे मैं इथेन लिखता हूं, यहाँ पे O2 लिखता हूं। बोलो इसके 3.5 मोल पे इसका 1 मोल था कि नहीं। हाँ, अभी इसके कितने मोल है, हमारे पास 50 मोल है। तो सिंपल है, इसके 3.5 पे इसका 1 मोल डिकम्पोज होना है। तो यहाँ पे इसके 50 मोल पे इसके कितने मोल डिकम्पोज होना है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं बच्चों लोग कि या x इंटू 3.5 इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू ये मोल में आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद उसको मॉलिक्यूल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा 50 डिवाइड बाय 3.5 इतने मोल आपका इथेन आएगा। तो अभी मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 50 डिवाइड बाय 3.5 इंटू एवोगाड्रो नंबर
तो ये आएगा आपका मॉलिक्यूल किसका, ऑफ C2H6, और ये कैलकुलेशन आपका सेम आना चाहिए। यहाँ पे आपका जो कैलकुलेशन है ना 3.0125 डिवाइड बाय 3.5, तो ये वाला कैलकुलेशन और ये वाला कैलकुलेशन सेम आना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये दोनों कैलकुलेशन करिए। थीम क्या समझनी है आपको, खाली पहले आपको इसका जो नंबर दिया है मॉलिक्यूल्स का, तो इसका 3.5 मोल पे इसका 1 मोल है, तो इसके 50 मोल पे इसका कितना मोल, ये कैलकुलेशन करना है। और मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का पता चलेगा, ठीक है। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करूं, चलो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, एक बार इसको फिर से एक सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। पेन पेपर पेंसिल ले लो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। यदि दिक्कत हो रही है तो फिर से बताइए, और दूसरा एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अभी तो ये तो एक मेथड हो गई बैलेंस करने की, बहुत सारी मेथड है। धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आप मेथड को समझते जाएंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस का इश्यू है बच्चों लोग, एक बार खाली दिमाग के अंदर ये डालो कि किसका कितना डिकम्पोजिशन पे किसका कितना डिकम्पोजिशन हो रहा है, और किसका कितना डिकम्पोजिशन पे प्रोडक्ट के अंदर किसका कितना फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो एक बार आप स्टोइचियोमेट्री एक दूसरे के साथ कोरिलेट करना सीख गए तो समझ लो कि आपका क्वेश्चन वर्कआउट हो गया। चलो भाई, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी कुछ लॉ भी देखेंगे, अभी इसके ऊपर बहुत सारा काम हम करने वाले हैं, डोंट वरी, बहुत सारा काम इसके ऊपर होने वाला है, आप टेंशन मत ले लो, ठीक है। खाली आप बताते जाइए सर ये वर्कआउट नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, ये मैंने सॉल्व किया बट सॉल्व नहीं हुआ, बताते जाइए, मुझे फॉलोअप दे दो। देखो अभी हम कुछ लॉ को वर्कआउट करेंगे, कुछ लॉ, कुछ प्रिंसिपल, कुछ रूल्स, ओके। तो पहला जो लॉ है स्टूडेंट, वो लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या इसको बोला जाता है लॉ फिक्स प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन। चलो लॉ को समझते हैं, लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यहां पे एक बात बताता हूं, मान के चलो कि आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, अभी वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल मतलब क्या रे, अभी वाटर मॉलिक्यूल में बोला कि आप वाटर मॉलिक्यूल को लेके आओ, ओके। तो फिर आप गए आपके घर के अंदर, और जो भी आपका स्टोरेज था पानी का, वहां से आपने एक गिलास पानी लाके दिया मुझे, सर जी ले लो, पी लो पानी, ठीक है। अभी जो पानी था या तो आपका म्युनिसिपैलिटी का कॉरपोरेशन से आया होगा, या किसी के घर में कोई भी सोर्स से आ सकता है, जो रिवर है उससे भी आ सकता है, बोरवेल है उससे भी आ सकता है, बारिश का भी आ सकता है, ठीक है। भले वो इम्प्योर है वो बात छोड़ो, ओके, बट उसको हम प्योर कर सकते हैं। तो फिर आपका जो वाटर है वो कहां से आ रहा है वो हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका सोर्स क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो किसी भी सोर्स से आए, बट पानी है ना, H2O है ना। तो फिर या उसको किसी भी मेथड से बना सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन के अंदर भी पानी बनता है, H2O2 इसके अंदर भी पानी बनता है, वो किस मेथड से बन रहा है या किस सोर्स से आ रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों लोग, H2O है ना। तो चाहे वो आप केमिकल रिएक्शन के अंदर बना लो, नहीं तो किसी और जगह से उसको उठा के लेके आओ, वो चेंज होने वाला नहीं है। आप गए यूएसए, उसके अंदर आपने देखा कि वाटर का मास वहां पे बढ़ गया 1 मोल का, और इंडिया आ गए वो पतला हो गया, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब वहां पे जो मास रहेगा वही मास यहां पे भी है।
खाली आपको कंडीशन फिक्स करनी पड़ेगी, मतलब इंडिया वाली कंडीशन और वो क्यू वाली कंडीशन फिक्स करनी पड़ेगी, टेम्परेचर प्रेशर फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी मैं बोल रहा हूं कि इस एक मोल, ये एक मोल वाटर है, एक मोल वाटर है। अभी इस एक मोल वाटर के अंदर बच्चों लोग आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 मोल हाइड्रोजन एटम, यस और नो, और 1 मोल ऑक्सीजन एटम, यस और नो। तो फिर इसका 1 मोल का मास कितना हो जाएगा, 18 ग्राम। इसका 1 मोल का मास कितना हो जाएगा, 18 ग्राम, और 18 ग्राम इज अ मोलार मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। तो ठीक है, इसको जेएमएम भी बोला जाता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ओके। अभी बोलो बच्चों लोग, इस 18 ग्राम के अंदर आपका 2 ग्राम हाइड्रोजन है। बोलो हाइड्रोजन का एटम का मास कितना है, 1 मोल का। यहाँ पे हमारे पास 2 मोल, 2 हाइड्रोजन है और 2 मोल है, और 1 मोल का मास 1 ग्राम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ग्राम। और यहाँ पे फिर हमारे पास 1 है, 1 मोल का मास है 16, तो यहाँ पे 16 ग्राम हो जाएगा। तो इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है, 18 ग्राम। तो इस 18 ग्राम के अंदर 2 ग्राम हाइड्रोजन का फिक्स है और 16 ग्राम ऑक्सीजन का फिक्स है। आप कहीं से भी पानी को लाओ या कोई भी मेथड से पानी को बनाओ, 1 मोल पानी जब रहेगा तो 2 ग्राम आपका हाइड्रोजन पक्का है और 16 ग्राम ऑक्सीजन पक्का है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं। ये आपका रेशो जो है स्टूडेंट, हाइड्रोजन का मास डिवाइड बाय ऑक्सीजन का मास, तो 2/16, ये रेशो आपका 1/8। दिस इज द मास रेशो। ये कौन सा रेशो है बच्चों लोग, ये एक मास रेशो है, यस। और ये मास रेशो चेंज होने वाला नहीं है स्टूडेंट, ये एक कांस्टेंट रेशो है, एक कांस्टेंट रेशो है, ये चेंज होने वाला नहीं है। आप कहीं पे भी वाटर को लेके जाओ, 1 मोल को किसी भी मेथड से 1 मोल वाटर को बना लो, कहां से भी 1 मोल वाटर को उठा लो, उसके अंदर आपका 2 ग्राम हाइड्रोजन फिक्स है और 16 ग्राम ऑक्सीजन फिक्स है। ये चेंज होने वाला नहीं है, इसलिए इसको बोला जाता है फिक्स प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट मतलब फिक्स, चेंज नहीं होता है। बारिश हो गई, 1 मोल वाटर का मास चेंज हो गया, बहुत हीट हो गई, 1 मोल वाटर का मास कम हो गया, ऐसा कभी बोलते हैं क्या हम, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ओके। तो फिर लॉ क्या बताता है, अभी ये तो हो गया मास का रेशो, या तो आप मास का रेशो देखो, नहीं तो फिर आप उनके अंदर एटम का रेशो देखो। ये तो हो गया मास रेशो, ये जो कैलकुलेशन मैंने किया, ये जो कैलकुलेशन है स्टूडेंट, ये मास रेशो है, ठीक है। अभी एटम का रेशो लेके देखते हैं। यहां पे इस H2O मॉलिक्यूल के अंदर 2 मोल H एटम है, 1 मोल है, और 1 मोल O एटम है। तो इनका रेशो ले लो, 2 मोल H एटम डिवाइड बाय 1 मोल O एटम। तो यहां पे मोल मोल एटम एटम, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2H डिवाइड बाय 1O। तो यहां पे एटम का जो रेशो हो जाएगा स्टूडेंट, या मोल एटम का जो रेशो हो जाएगा, वो हो जाएगा 2:1। दिस इज द एटॉमिक रेशो। इसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट, एटॉमिक रेशो। और ये एटॉमिक रेशो कभी चेंज नहीं होगा बच्चों लोग। वाटर मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर 2 हाइड्रोजन पक्के और 1 ऑक्सीजन पक्का है, इसको बोला जाता है एटॉमिक रेशो। तो या तो आप इस तरीके से उसको प्रूव करो, या मास रेशो की तरीके से प्रूव करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली मेंशन करना जरूरी है। यहां पे जो प्रूव किया है मैंने, ये बाय मास है, यहां पे जो प्रूव किया है वो एटम का रेशो है। और मास रेशो और एटॉमिक रेशो सेम नहीं रहेगा बच्चों लोग, एटॉमिक रेशो और मास रेशो यहां पे सेम नहीं है।
यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऑक्सीजन का मास डिवाइड बाय हाइड्रोजन का मास, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का एटम का नंबर डिवाइड बाय हाइड्रोजन का एटम का नंबर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंशन करना जरूरी है, आप जो भी रेशो लेना चाहते हो ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, तो आपको और एक एग्जांपल वर्कआउट करने के लिए देता हूं तो आपको समझ में आएगा। यस, तो एक एग्जांपल और, चलो अभी CH4 लेते हैं। CH4 का कंपाउंड का नाम क्या है बच्चों लोग? CH4 कंपाउंड का नाम है मीथेन। ओके, और मीथेन का फॉर्मूला हम क्या बोलते हैं? CH4 बोलते हैं। चलो यहाँ पे CH4 को हम देखते हैं कि वहां पे मास रेशो कितना है, एटम का रेशो कितना है। यस, मीथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला CH4। बोलो अभी इसके अंदर आप क्या क्या बोल सकते हैं? इसका 1 मोल CH4 का मास देखो या 1 CH4 का मास देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे वो 16 ग्राम है और यहां पे वो 16 U है, क्योंकि यहां पे सिंगल CH4 है और यहां पे एवोगाड्रो नंबर इतने सारे CH4 है। ठीक है, यस बोल दीजिए। अभी यहां पे होना क्या है? अभी तो मैं मोल के हिसाब से ले रहा हूं, 1 मोल CH4 ले रहा हूं, तो यहां पे आपका 1 मोल कार्बन है, ठीक है, और यहां पे 4 मोल हाइड्रोजन एटम है। यस, 1 मोल CH4 के अंदर 1 मोल कार्बन एटम है और 4 मोल हाइड्रोजन एटम। यस और नो? अभी यहां पे 1 मोल का मास कितना है? 12, और ग्राम, तो फिर यह हो जाएगा 12 ग्राम कार्बन। यहां पे क्या है? 4, 1 मोल का मास कितना है? 1 इजिकल टू, ये ग्राम में आएगा, यहां पे क्या आएगा? 4 ग्राम, तो यहां पे एडिशन कितना है? 16 ग्राम। यस और नो? तो फिर यहां पे 16 ग्राम का बाइफर्केशन लिखते हैं कि यहां पे 12 ग्राम आपका कार्बन है और 4 ग्राम आपका हाइड्रोजन है। यस और नो? तो सिंपल है, आप मास रेशो ले लो, तो यहां पे मास रेशो क्या हो जाएगा? कार्बन का मास डिवाइड बाय आपका हाइड्रोजन का मास, मेंशन कर रहा हूं, तो यहां पे क्या आएगा बोलो? 12 ग्राम डिवाइड बाय 4 ग्राम, तो ये ग्राम ग्राम कटेगा, तो यहां पे आपका क्या आएगा? 3/1, तो ये ग्राम रेशियो है, और ये ग्राम रेशियो OCH4 के लिए फिक्स है। इसका मतलब क्या है कि जब भी आपका 3 ग्राम कार्बन जलेगा तो वहां पे 1 ग्राम आपका हाइड्रोजन जलेगा और यहां पे आपका 4 ग्राम मीथेन बनेगा। यह समझना है। 3 ग्राम जब भी डिकम्पोज हो जाएगा तो उसके साथ 3 ग्राम के लिए 1 ग्राम हाइड्रोजन का होना फिक्स है, तो आपका 4 ग्राम मीथेन मिलेगा। यस, तो अभी ये तो हो गया मास रेशो 3/1, समझ रहे? अभी हम एटम के रेशो को समझते हैं बच्चों लोग। एटम का रेशो, तो यहां पे एटम का रेशो ये हो गया आपका ग्राम रेशो, पहला तो हो गया ग्राम रेशो। अभी एटम रेशो समझते, चलो अभी CH4 के अंदर क्या है? 1 कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है, तो फिर क्या हो जाएगा बोलो रेशो? यहां पर रेशो हो जाएगा बच्चों लोग 1/4। दिस इज द एटॉमिक रेशो। इसका मतलब क्या है कि 1 कार्बन एटम पे 4 हाइड्रोजन एटम फिक्स है, या 1 मोल कार्बन एटम पे 4 मोल हाइड्रोजन एटम फिक्स है। और ये रेशो आप कहीं पे जाओ, कहीं किसी भी मेथड से CH4 को बनाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों लोग। तो इसको बोला जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यस, वेरी गुड। तो यहां पे मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बना है, तो वो वर्कआउट करेंगे एक्चुअली हम, और नेक्स्ट
क्वेश्चन को देखेंगे फिर। ओके, तो मेरे पास इसके क्वेश्चन भी है, उसमें से एक क्वेश्चन वर्कआउट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो पहले तो अभी इसको इरेज करना है बच्चों लोग। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, वो वर्कआउट करके लेते हैं। चलो एक इलिस्ट्रेशन लेते हैं, बहुत बढ़िया एक इलिस्ट्रेशन है, आप समझ जाएंगे। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का एक इलिस्ट्रेशन लेते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है या नहीं, या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यहाँ पे कैसे प्रूव हो रहा है। ठीक है, तो यस, अभी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, एक बार क्वेश्चन को रीड करो तो आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, देखते क्या क्वेश्चन है। 1.8 ग्राम ऑफ सर्टन मेटल बर्न इन ऑक्सीजन गिव्स 3 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। तो यहाँ पे आपका एक मेटल है, उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रही है, और यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो पहली वाली केस में क्या है कि इसका 8.0 ग्राम आपको मेटल बर्न किया है, और यहाँ पे आपका 3 ग्राम ऑक्साइड मिला है, मेटल का ऑक्साइड है। तो बोलो अब यहाँ पे 3 ग्राम है, तो यहाँ पे मेटल का 1.8 ग्राम है, तो ऑक्सीजन का कितना ग्राम रहेगा? तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का ग्राम निकालना है। तो इस मेटल ऑक्साइड के अंदर हमारा ऑक्सीजन भी है, और जो सब ऑक्सीजन आ रहा है वो ऑक्सीजन गैस से। तो यहाँ पे इसका जितना डिकम्पोजिशन यहाँ पे होगा, वो पूरा का पूरा ऑक्सीजन यहाँ पे मेटल ऑक्साइड के अंदर आएगा। तो फिर मेटल ऑक्साइड हमारे पास है कितना ग्राम? 3 ग्राम है। 3 ग्राम में से आपका मेटल कितना है? 1.8। तो इसका मतलब ये है आपका 1.2 ग्राम। यस बच्चों लोग, तो फिर यहां पे हम करेंगे क्या, मास ऑफ मेटल डिवाइड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, मास रेशो लेंगे। और इस केस में मास रेशो क्या आ रहा है, देखो 1.80 डिवाइड बाय 1.20। तो ये रेशो आपका कितना आएगा, 1.8 डिवाइड बाय 1.2। तो यहां पे ये रेशो मैं इतना ही लिखता हूं। ठीक है, अभी सेकंड केस में उन्होंने क्या दिया है, देखो 1.5 ग्राम ऑफ से मेटल हिटेड, 1.5 मेटल प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड है। बट यहाँ पे उन्होंने अभी मेटल जो लिया है वो आपका लिया है 1.5 इतना ग्राम। ओके, और यहाँ पे आपको स्टीम गिव्स 2. यहाँ पे आपका मेटल ऑक्साइड जो है बच्चों लोग, वो है आपका 2.50 ग्राम। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मेटल है वो 1.5 ग्राम लिया है, और यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड मिला है वो हमारा 2.5 है। इसका मतलब है इसके अंदर पूरा का पूरा मेटल है 1.5, बचा हुआ आपका ऑक्सीजन है, कितना रहेगा ऑक्सीजन बोलो? तो यहाँ पे 2.50 माइनस 1.50 इतना रहेगा 1 ग्राम आपका रहेगा ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मेटल का मास ऑफ मेटल डिवाइड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। तो फिर यहां पे कितना है, 1.5 डिवाइड बाय 1। यस, तो यहां पे हम कैलकुलेशन करते हैं ना, ये वाला कैलकुलेशन कितना आएगा, अभी कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करते हैं। पहला वाला कैलकुलेशन आपने कैलकुलेट किया? यस, तो मैं कैलकुलेट हाँ यस, यहाँ पे कैलकुलेशन है 1.8 डिवाइड बाय 1.2। तो यहाँ पे कैलकुलेशन आ रहा है 1.5 मास रेशो है। ठीक है, यहाँ पे मास रेशो आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपका 1.5 ही आ रहा है ना, दिस इज द ग्राम, मास रेशो आ रहा है। तो मास रेशो यहाँ पे सेम है, जैसे कि हमने देखा था वाटर के अंदर हाइड्रोजन का 2 ग्राम था और ऑक्सीजन का 16 ग्राम था, यहाँ पे 1/8 ये रेशो फिक्स आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका मास रेशो क्या आ रहा है बच्चों लोग, फिक्स आ रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चों लोग,
यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्रूव हो रहा है। यस बच्चों लोग समझ में आया? फिर से एक्सप्लेन करो इसको। ओके तो इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो आपको क्या दिया था, आपको एक मेटल दिया था और उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ की थी, तो हमें एक मेटल ऑक्साइड मिला था और वो मेटल ऑक्साइड पहले केस में आपको 3 ग्राम लिया था, क्योंकि हमने मेटल जो लिया था वो 1.8 ग्राम लिया था। तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड के अंदर आपका पूरा का पूरा मेटल रहेगा और उसके अंदर ऑक्सीजन भी रहेगा। तो ऑक्सीजन कितना है, तो मेटल ऑक्साइड से हम मेटल का मास सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ऑक्सीजन का मास पता चलेगा। तो यहाँ पे मास ऑफ मेटल डिवाइड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन ये रेशो लेते हैं तो ये आएगा आपका 1.5। अभी उन्होंने क्या किया, सेम रिएक्शन, खाली मेटल का मास चेंज किया 1.5। उस टाइम आपको मेटल ऑक्साइड का मास मिला 2.5, तो यहां पे आपका ऑक्सीजन का मास कितना रहेगा 1। तो मेटल का मास डिवाइड बाय ऑक्सीजन का मास, ये रेशो आपका 1.5, यहां पे भी 1.5। इसका मतलब है ये फिक्स है। वो रिएक्शन के अंदर आपका जो मेटल वर्सेस ऑक्सीजन, इनका जो मास है, मास रेशो है वो फिक्स है। मास रेशो फिक्स है बच्चों लोग, मास नहीं फिक्स, मास या तो चेंज किया है, मास रेशो फिक्स है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर किसी को कुछ दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए देता हूं, एक क्वेश्चन और आपको सॉल्व करने के लिए देता हूं। ठीक है, चलो देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, अभी सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है, सिक्स ग्राम ऑफ कार्बन, 6 ग्राम ऑफ कार्बन react with hydrogen to form 8 gram of methane. Okay, and (18 gram of carbon react with hydrogen to form 24 ग्राम ऑफ मीथेन। तो यहां पे आपको शो करना है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो यहां पे हमें प्रूव करना है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। तो आप कैसे प्रूव करेंगे, तो यहां पे आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको प्रूव करके देता हूं। सबसे पहले आपको कार्बन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करनी है और उन्होंने बोला है कि मीथेन फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले कि आपको इसका जो मास दिया है वो दिया है 6 ग्राम और जो मीथेन मिला है वो है 8 ग्राम। इसका मतलब है इसका 6 ग्राम, इसका मतलब है इसका 2 ग्राम है। तो हम सीधा करेंगे 8 ग्राम माइनस 6 ग्राम इज इक्वल टू 2 ग्राम आपका हो जाएगा हाइड्रोजन का। ठीक है, तो अभी ये 2 ग्राम हो गया। तो अभी कार्बन का मास डिवाइड बाय यस कार्बन का मास डिवाइड बाय हाइड्रोजन का मास। तो कार्बन का मास कितना है, यहां पे 6, हाइड्रोजन का मास कितना है 2। तो यहां पे कितना आएगा बच्चों लोग, यहां पे आएगा आपका 3/1। यहां पे कितना आएगा 3/1। अभी यहां पे दूसरे रिएक्शन के अंदर देखते हैं, दूसरे रिएक्शन के अंदर
कार्बन हाइड्रोजन। यदि यहाँ पे भी 3:1 रेशो आ रहा है, इसका मतलब ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा, सिंपल है। तो यहाँ पे कार्बन का मास कितना दिया है, 18 ग्राम। यस, या यहाँ पे आप 1.8 लीजिए, 1.8, तो यहाँ पे मैं 2.4 लेता हूं, ठीक है। तो 1.8 यहाँ पे ले रहा हूं 2.4, ठीक है, यहाँ पे ले रहा हूं 2.4। तो फिर यहाँ पे आपका 1.8 है, यहाँ पे टोटल 2.4 मिल रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना रहेगा, तो 2.4 में से आपका 1.8 सब्ट्रैक्ट करिए, तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों लोग बोलो, 6 आएगा, 0.6, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 0.6 आएगा। तो बोलो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसका 1.8, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं मास ऑफ कार्बन, कार्बन का मास डिवाइड बाय हाइड्रोजन का मास। तो कार्बन का मास कितना है, 1.8 ग्राम, डिवाइड बाय हाइड्रोजन का मास 0.6 ग्राम। तो यहाँ पे ये रेशो कितना आना है, यहाँ पे आपका रेशो कितना आएगा बोलो, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, तो ये हो जाएगा 18, यहाँ पे ये हो जाएगा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/1। तो यहाँ पे रेशो और यहाँ पे ये मास रेशो है, ठीक है, मास रेशो यहाँ पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्रूव हो रहा है। बच्चों लोग समझ रहे हैं आप इसको, ठीक है। तो आपको और एक एग्जांपल देना है, तो इसको वर्कआउट करो घर के अंदर, ओके, होमवर्क समझो इसको। अभी नेक्स्ट एग्जांपल जो रहेगा वो होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो एक होमवर्क ले लो फिर, यस। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है। अभी देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यहाँ पे हमें प्रूव करना है बच्चों लोग, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यहाँ पे 2.4 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म इथेन मॉलिक्यूल 3 ग्राम्स एंड 0.6 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म इथेन मॉलिक्यूल 0.75 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हम कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले कार्बन प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पे हमें जो रेशो मिल रहा है C2H6, मतलब यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्मेशन है वो C2H6 है, ओके। तो कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे लिख रहा हूं, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका इथेन मिल रहा है, ठीक है। पहले वाली केस में यहाँ पे बताया 2.4 ग्राम और यहाँ पे इथेन का फॉर्मेशन है 3 ग्राम। तो बोलो हाइड्रोजन का कितना रहेगा, 0.6 ग्राम रहेगा। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ पे ये कैलकुलेशन ऐसा करना है 3 माइनस 2.4, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन का पता चलेगा इतना ग्राम, ठीक है। यस, तो यहाँ पे मास ऑफ कार्बन, कार्बन का मास डिवाइड बाय हाइड्रोजन का मास, बोलिए कार्बन का मास 2.4 है डिवाइड बाय 0.6, तो ये कैलकुलेशन कितना आएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 6, तो यहाँ पे 4/1 हो जाएगा। यस, तो यहाँ पे सेकंड केस में देखते हैं कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आपका इथेन मिलने वाला है। तो यहाँ पे कार्बन का कितना है 0.75, सॉरी 0.6, यहाँ पे इसका 0.75, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 0.15 पक्का है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन का मास डिवाइड बाय हाइड्रोजन का मास, तो बोलो कार्बन का मास 0.6 डिवाइड बाय 0.15, ये रेशो कितना आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 15, तो ये 4/1 हो जाएगा। और वैसे आप C2H6 इसके अंदर इसका 2 × 12, तो ये हो जाएगा 24, और यहाँ पे आपका 6 × 1, ये हो जाएगा 6, तो यहाँ पे कार्बन का मास 24 है, हाइड्रोजन का 6 है, तो यहाँ पे 4/1, तो यहाँ पे भी आपका 4/1 रेशो है, ठीक है। तो दोनों एग्जांपल से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्रूव हो रहा है। यस बच्चों लोग, तो आज के लेक्चर में खाली लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है।